मित्रों, दोस्तों और हमारे नौजवान विद्यार्थियों, आज हमारी बातचीत का मुख्य विषय है ताइवान। ताइवान, जिसको आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इट्स ऑफिशियल नेम ऑफ ताइवान। ताइवान प्रशांत महासागर के पश्चिमी इलाके में स्थित है। एक ये आइलैंड है जो कि चीन के दक्षिण पूर्वी तट से तकरीबन 160 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है। ताइवान की आबादी करीब करीब 2 करोड़ 50 लाख है। ताइवान की कुल जमीन का जो रकबा है, क्षेत्रफल है, वो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। और ताइवान के नागरिक आजकल खुद को चीनी कहलाना पसंद नहीं करते। हालांकि जैसे मैंने बताया कि इसका ऑफिशियल नाम तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, लेकिन यहाँ के नागरिक और यहाँ के आवाम और यहाँ की सरकार खुद को चीनी के नागरिक नहीं कहती। ये अपने को अलग देश समझते हैं। इस द्वीप के लोग ये समझते हैं कि हम लोग एक अलग वतन है, हमारा एक अलग अस्तित्व है, हमारा एक अलग वजूद है, हमारा एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र है और हम चीनी नागरिक नहीं हैं, बल्कि हम ताइवान के नागरिक हैं। तो ताइवान द्वीप पर जो वो इंसानों के बसने की जो हिस्ट्री है वो बड़ी पुरानी है। इसका कहा जाता है कि ईसा पूर्व भी हजारों वर्ष पहले, करीब 20,000 वर्ष पहले यहाँ इंसानों का अस्तित्व पाया गया है। और मूलतः ये कृषि पर आधारित एक प्राचीन संस्कृति थी, कृषि पर आधारित। और मुख्य भूमि में मूलतः जो लोग बसते थे वो आदिवासी लोग थे, जो फुजियान और गुआंगडांग क्षेत्रों में बसते थे, जो इसके इलाके हैं। और इन्हीं इलाकों से वहाँ पर मूल आबादी बनी। होको लोग भी यहाँ पर आए बाहर से, और हान जाति के लोग भी आए, जो चीन की मुख्य धरा है, जो मुख्य भूमि है, जो आजकल कम्युनिस्ट चीन है। तो एक बड़ा जो हिस्सा है इसका, ताइवान के जो पॉपुलेशन है इस समय, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो हान जो जाति है चीन की, उसके लोगों द्वारा निर्मित हुआ है। ज़्यादातर संख्या में लोग यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन ताओइज्म जो प्राचीन धर्म है चीन का, बहुत प्राचीन, अति प्राचीन सनातन धर्म हम जिसे कहते हैं ना, अति प्राचीन, जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता कि कितने वर्ष पुराना है, वो ताओ धर्म कहलाता है। उसके अनुयायी भी यहाँ भारी संख्या में हैं, इन 2 करोड़ 50 लाख लोगों में। क्रिश्चियंस भी हैं और जातीय मुस्लिम्स भी हैं थोड़े से। तो कुल मिलाकर इसकी आबादी इस तरह बनती है। और ताइवान की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो एक एशियन टाइगर देश कहलाता है। एशियन टाइगर की उपाधि जिन देशों को मिली उनमें एक सिंगापुर है, एक दक्षिण कोरिया है, एक हांगकांग भी है और एक ताइवान भी है। इनको एशियन टाइगर्स इसलिए कहा गया क्योंकि इन लोगों ने बेमिसाल तरक्की की है एशिया के अंदर। जापान एक बड़ा विकसित देश था, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह तहस नहस हो गया था, लेकिन क्योंकि मिलिट्री कोई उसका खर्चा नहीं था, वो पूरी तरह से मिलिट्री का कोई उसका अपना कोई खर्च नहीं था। अमेरिका ने उसकी हिफाजत का पूरा जिम्मा लिया था एक दौर में विश्व युद्ध के बाद। तो जापान ने बड़ी तरक्की की, लेकिन इन्हीं के पीछे पीछे सबसे ज़्यादा जिन मुल्कों ने तरक्की की, कम्युनिस्ट चाइना का नाम तो सभी जानते हैं। कम्युनिस्ट चाइना ने बेमिसाल तरक्की की है। डेंग शाओपिंग के सत्ता में आने के बाद 1980 के बाद जो चीन की तरक्की है वो बेमिसाल है। लेकिन इन देशों की तरक्की, जो छोटे छोटे देश हैं, इन्होंने भी बेमिसाल तरक्की की है, इसलिए इनको एशियन टाइगर कहा गया। बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनियां यहाँ पर ताइवान में स्थापित हुई, जिनमें एसोस, आईटीसी, साइबर लिंक आदि, डी लिंक, इस तरह की बड़ी विशेष कंपनियां हैं जो समझिए कि कंप्यूटर कंपनियां भी हैं और मोबाइल कंपनियां भी हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। और ये देश दुनिया में डिजिटल जिसे कंट्री कहते हैं ना, डिजिटल नेशन, जो पूरा का पूरा एकदम बहुत आगे बढ़ गए हैं आज की आधुनिक टेक्नोलॉजिकल क्रांति में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो बहुत आगे बढ़े हैं, उनमें से ये भी एक मुल्क है। और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में ये सबसे अग्रणी देश है एशिया के अंदर, सबसे अग्रणी। यूरोप में इसका एक टक्कर का देश है खाली नीदरलैंड, जहाँ पर एक कंपनी
सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है जो मोबाइल में भी इस्तेमाल होता है, एरोप्लेन्स को एयर जेट चलाने में भी जिसका इस्तेमाल होता है, हर जगह उसकी उपयोगिता है। तो उसको बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं वो ताइवान में ही विद्यमान है, और इसी सेमीकंडक्टर चिप्स की बदौलत ही एशिया का ये टाइगर देश बना। एशियन टाइगर, अभी मैंने कहा ना, ये 4 देश एशियन टाइगर बने। तो बहुत पहले तो इस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था एक दौर में, फिर इसके बाद 7वीं शताब्दी के अंदर डच लोग यहाँ आए। नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, हॉलैंड के लोगों को हॉलैंड कहा जाता था उस दौर में, अब नीदरलैंड कहा जाता है। वहाँ के निवासियों को डच कहा जाता था। इन्होंने भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी जिसने हिंदुस्तान पर भी जो है वो कब्जा करने की कोशिश की। इंडोनेशिया बाद में इनका उपनिवेश बना। तो ये जो दौर है ये बड़ा अद्भुत दौर है, वहाँ का गुलामी का दौर है। और स्पेनियों ने भी इसके इस इलाके पर उत्तरी भाग पर थोड़े वक्त तक बस्तियां बसाई, लेकिन 1642 में पुर्तगाली तो चले ही गए थे, डचों ने उनको हरा दिया था, और डचेस ने बाद में स्पेनियों को भी पराजित किया और उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन चीन में क्या हुआ कि 7वीं शताब्दी के अंदर एक राजवंश हुआ करता था मिंग वंश के नाम से, उसका पतन हो गया और उसको मांचू लोगों के चिंगरांग वंश ने उसको रिप्लेस कर दिया। तो मांचू वंश का जो चिंगरांग वंश था वो, उसकी जगह जो रिप्लेस किया गया था वंश, मिंग राजवंश, उसके लोगों ने इस पर आधिपत्य कर लिया, भागे वो वहाँ से, और उन्होंने इस पर कब्जा किया और डचों को यहाँ से पराजित करके बाहर भगा दिया। डचेस, जैसे मैंने बताया, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर स्पेनियों ने भी कुछ हिस्सा किया। लेकिन चीन के एक राजवंश ने जो मुख्य भूमि पर पराजित हो गया था, उसके उत्तराधिकारी इधर आए। उन्होंने एक वंश बनाया चेंगकुंग, और उन्होंने डचेस को पराजित किया, और फिर लंबे वक्त तक मांचुओं का शासन रहा यहाँ चेंगकुंग वंश के लोगों का। और ये सब कहानी लंबी है, लेकिन बहुत ही संक्षेप में हम विद्यार्थियों के लिए, अपने नौजवान विद्यार्थियों के लिए इस ताइवान का थोड़ा बैकग्राउंड बता रहे हैं, ताकि वो समझ सके कि इसका क्या बैकग्राउंड है। तो ये बैकग्राउंड है इसका। इसके बाद 1894 में और 1895 में एक युद्ध हुआ, लंबा युद्ध चला जापान के और चीन के मध्य। बाद में चीन के जो मुख्य राजवंश थे उन्होंने भी इस पर आधिपत्य कर लिया और उनको पराजित कर लिया। पराजित करने के बाद उनका कब्जा हो गया इस पर। जब आधिपत्य हो गया, अब इनका युद्ध हुआ जापान के साथ। जापान एक बड़ी शक्ति बन चुका था, और सबसे पहले जापान ने एक महाशक्ति के रूप में जब उसका उदय हुआ एशिया के अंदर, सबसे पहले उसने चीन को पराजित किया, और इतनी बुरी तरह पराजित किया कि चीन अपना ये ताइवान इलाका जापान को सौंपने पर मजबूर हो गया। और ये ताइवान, जिसे आजकल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इस पर आधिपत्य रहा जापान का 1945 तक, 1945, जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पूरी तरह पराजित नहीं हो गया, तब छोड़ा इसने। जब छोड़ा तो उधर गृह शुरू हो गया 1945 में, कम्युनिस्टों के बीच में और चांग काई शेक की फौजों के बीच में। चांग काई शेक वहाँ के डिक्टेटर थे चीन के उस वक्त, और बड़ी फौज थी उनके पास। लेकिन अल्टीमेटली हुआ लंबे गृह युद्ध के बाद, लंबा इतिहास है इसका, बहुत ही संक्षेप में मैंने जैसे बताया कि हम अपने विद्यार्थियों के लिए इसका वर्णन कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए। उन्होंने इनको पराजित कर दिया, चांग काई शेक की फौजों को। और चांग काई शेक की फौज के अनुयायी 20 लाख करीब समझिए, वो भाग खड़े हुए चीन की मुख्य भूमि से। चीन की मुख्य भूमि पर कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया। माओ सेतुंग के नेतृत्व में, उनके सबसे बड़े लीडर थे माओ सेतुंग, और नंबर 2 लीडर थे चाउ एन लाई, जो प्रधानमंत्री बने, और बहुत सारे लोग थे। एक विशद इतिहास है उस युद्ध का। चांग काई शेक यहाँ पर आ बसे और उन्होंने यहाँ पर आधिपत्य कर लिया। उसी दौर में क्या हुआ कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई 1950 के अंदर। आप जानते हैं कोल्ड वॉर में सबसे बड़ा तो किरदार सोवियत रशिया का था, जो सोवियत संघ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सोवियत यूनियन, सोवियत संघ, सोवियत रशिया, कई नामों से उसको पुकारा जाता है। एक ब्लॉक था, कम्युनिस्ट ब्लॉक, जिसका लीडर सोवियत संघ था। और बड़े तेजी के साथ एशिया के अंदर कम्युनिज्म का प्रभाव पड़ रहा था। चीन कम्युनिस्ट हो गया था, कम्युनिस्टों के प्रभाव में चला गया था।
उत्तरी कोरिया कम्युनिस्टों के प्रभाव में चला गया था, इधर दक्षिण कोरिया पर इनका अमेरिकन प्रभाव था, तो युद्ध हुआ उत्तरी कोरिया का, लेकिन उत्तरी कोरिया को पराजित नहीं कर सका अमेरिका और भाग खड़ा हुआ। लेकिन अमेरिका इस कोशिश में लगा रहा कि अब कम्युनिज्म का प्रभाव अधिक ना फैले, तो इसलिए ताइवान को उसने संरक्षण दिया और कहा कि यही यही चीन है असली, यही चीन है असली, वो चीन नहीं है जिसको कम्युनिस्टों ने कब्जा किया है, ये छोटा सा द्वीपी चीन है। और इसी को मान्यता दी यूरोप के राष्ट्रों ने, जो 4 राष्ट्र थे जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे एक्सेप्ट रशिया, सोवियत रशिया के अलावा फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ये 3 तो मुख्य राष्ट्र थे। और चौथा राष्ट्र बनाया उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ताइवान आज कहलाता है। जितना सा था, मुट्ठी भर का 2 करोड़ का देश था उस वक्त, तो 2 करोड़ से भी कम का रहा होगा, इस वक्त आबादी है उसकी 2 करोड़ 50 लाख। तो ये सदस्य रहता है लंबे दौर तक। लंबे दौर तक ताइवान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहता है, जो दुनिया के 5 प्रमुख राष्ट्र जिनसे सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण हुआ है। 1971 में हालात बदलने लगे, क्योंकि इधर कम्युनिस्ट रशिया का और कम्युनिस्ट चीन के अंदर भिड़ंत शुरू हो गई, माओ सेतुंग और क्रुश्चेव का विवाद शुरू हुआ, और जो दोस्त थे, एकदम परम मित्र थे, वो परम शत्रु बन गए। 1968 के अंदर चीन में और रशिया के अंदर एक जंग भी हुई। हालात ये हुए कि दोनों की फौज एक दूसरे के सामने खड़ी थी, दोनों अपने को मार्क्सवादी कहते थे, कम्युनिस्ट कहते थे, अपने कम्युनिज्म को सच्चा कम्युनिज्म बताते थे, और दूसरे के कम्युनिज्म को भटकाव बताते थे, संशोधनवाद बताते थे। तो इसका फायदा अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने उठाया। हेनरी किसिंगर नाम के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि अब यह वक्त है सोवियत रशिया को कमज़ोर करने का, और चीन को अगर हम अपनी तरफ कर लें तो ये एक डिप्लोमेसी शुरू हुई, जिसके तहत जो है किसिंगर ने एक गुप्त यात्रा की। हालांकि पाकिस्तान आने की उन्होंने बहाना किया, दिखावा किया, लेकिन वो चीन चले गए और कम्युनिस्ट लीडरों से उन्होंने मुलाकात की, टॉप कम्युनिस्ट लीडर से, और उनका दिमाग को उन्होंने टटोला। तो मालूम ये चला कि वो तैयार बैठे हैं सोवियत रशिया के खिलाफ हाथ मिलाने के लिए अमेरिका से, और वो चाहते हैं कि अमेरिका उनका सहयोगी बने। यही वो बिंदु था कि सोवियत यूनियन की मर्जी के खिलाफ, आप जाकर समझिए, उस वक्त सोवियत यूनियन की मर्जी नहीं थी, अप्रत्यक्ष थी। पहले तो सोवियत यूनियन और हिंदुस्तान दोनों ने जोर लगाया कि जो मुख्य कम्युनिस्ट है, जो कम्युनिस्ट भूमि है, माओ सेतुंग का कम्युनिस्ट जो है चीन, वो मेंबर बने सिक्योरिटी काउंसिल का। पंडित नेहरू ने भी कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त असफल हो गई कोशिश, क्योंकि वर्चस्व इन लोगों का था, इन 3 देशों का था, और चौथा देश ये रिपब्लिक ऑफ चाइना था, अकेला था सोवियत यूनियन उस समय। लेकिन इस वक्त वो दौर आया जबकि सोवियत यूनियन के विरोध के बावजूद भी कम्युनिस्ट चीन को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया गया और ताइवान को निकाल के बाहर किया गया, क्योंकि चीनी कम्युनिस्टों ने एक ही शर्त रखी थी अमेरिका के सामने कि अगर आप हमको साथ लेना चाहते तो एक चीन की बात कीजिए। देयर इज ओनली वन चाइना इन द वर्ल्ड। इस विश्व पटल पर सिर्फ एक चीन रहेगा, वो चीन रहेगा या तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो आप कहते थे पहले तक, या फिर हम हैं। हम तो कहते हैं हम हैं, ये ताइवान हमारा एक प्रांत है सिर्फ। चाइना ने कहा ताइवान सिर्फ हमारा एक प्रांत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और एक ना एक दिन हम इस पर आधिपत्य कर लेंगे। शुरू से ही वो लोग कहते रहे 1949 से, जब से चिंग काई शेक अपने 20 लाख अनुयायियों के साथ भागे मुख्य धरती से पराजित होकर कम्युनिस्टों के हाथों, तब से यहाँ बसे। तो ऐसे दौर के अंदर इस वक्त जो है वो अमेरिका अब कम्युनिस्ट चीन का दोस्त हो गया, और ताइवान के साथ उसने लेकिन एक अलग पैक्ट साइन किया। वो जानता था ताइवान उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोस्ती स्थायी होगी सदैव के लिए। ये चीन के डिप्लोमेट्स के दिमाग में जब भी था कि ये नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग तर्ज के देश हैं दुनिया में, और ज़रूरी नहीं कि ये दोस्ती सदा के लिए कायम हो रहे। अतः हुआ ये कि फिर ये दोस्ती तो आपको मालूम है इस वक्त तो भंग हो चुकी है पूरी तरह। ताइवान इस समय सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है युद्ध का। अमेरिका और चीन के बीच जो टसल है वर्ल्ड स्केल पर, जिसकी शुरुआत ट्रेड वॉर से शुरू हुई थी, इस वक्त वो ताइवान को लेकर आमने सामने एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और एक जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर वर्ल्ड वार हो सकती है। पैलेस्टाइन भी था उसमें, एक ईरान भी है एक टसल का कारण,
अमेरिका और जो दूसरा कैंप है चाइना का, उसमें ईरान के ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं। उधर एक ताइवान भी है। ये कई बिंदु हैं जहाँ पर दुनिया के महाशक्तियाँ आमने सामने खड़ी हैं, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हैं, सन्नद्ध खड़ी हैं। अभी जो अमेरिकन जो डिप्लोमेट है बहुत बड़ी रही हैं पहले, अभी जो स्पीकर हैं वहाँ पर अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की नैन्सी पेलोसी, नैन्सी ने यात्रा की अचानक। हालांकि इट वाज नॉट ए डिक्लेयर्ड, ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किया था उन्होंने कि मैं जो हूँ जा रही हूँ ताइवान, लेकिन वो पहुँच गई अचानक। वो और देशों की यात्रा पर निकली थी एशिया के, तो उनको लेकर बड़ा वावेला मचा चीनियों ने, क्योंकि उनका एक इमेज चीन के अंदर बड़ा ख़राब है। क्योंकि जब 1989 में एक ज़बरदस्त संघर्ष हुआ था नौजवानों का, और उसमें डेंग शाओपिंग उस वक्त सबसे बड़े डिक्टेटर थे चीन के, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे। उस वक्त वो आंदोलन कुचल दिया गया था। टैंकों ने रोक दिया था विद्यार्थियों के आंदोलन को, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, और वन पार्टी रूल कंटिन्यू रहा कम्युनिस्ट पार्टी का, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं आई। उस समय नैन्सी पहुंची थी वहाँ, उन्होंने तकरीर की थी और परचम फहराया था डेमोक्रेसी का। अचानक इसी तरह जैसे वो अपियर हुई ताइवान के अंदर, इसी तरह अपियर हुई थी चाइना के अंदर, गई थी डिप्लोमेटिक मिशन पर, लेकिन बन गई वहाँ पर एक योद्धा डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। तो चीन बड़ा उनको खतरनाक करार दिया, और उनकी इस यात्रा को भी चीन ने बड़ा खतरनाक करार दिया, और युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया ताइवान के समुद्र के आसपास। क्योंकि मैंने बताया शुरू में ही कि आपको सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है चाइना से ताइवान, सिर्फ 160 किलोमीटर दूर। तो उस पूरे समुद्र के अंदर, क्योंकि एक जो एक्ट पास किया था 1979 में चीन को बाकायदा अमेरिका ने एक एज ए मेन कंट्री, कम्युनिस्ट चीन को एक मान्यता दी, और ताइवान से वो मान्यता कूटनीतिक समाप्त कर दी। लेकिन एक ताइवान रिलेशन एक्ट पास किया गया, अमेरिकन ताइवान रिलेशन एक्ट, जिसके तहत इसकी इम्पोर्टेंस को अमेरिका ने कम नहीं किया, बल्कि वहाँ जो कई सारे द्वीप हैं, वो फर्स्ट जो आइलैंड्स माने जाते हैं अमेरिका की नज़रों में रणनीतिक दृष्टि से, उसमें ताइवान भी एक है, और भी कई आइलैंड्स हैं पूरे प्रशांत महासागर में, और अनेक सागरों के अंदर जो द्वीप बसे हैं। तो ताइवान का महत्व तो कम नहीं किया। 1979 ऑनवर्ड उसके साथ पूरा कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, आर्थिक संबंध बाकायदा कायम रखे गए। इसीलिए तो इतना ताकतवर इंडस्ट्रियल देश बना वो। बिना अमेरिका के नहीं बन सकता था, वो नहीं बन सकता था, बिना यूरोप के नहीं बन सकता था। तो ताइवान जो है वो अब कहता है कि मैं चीन के साथ नहीं मिलूंगा। चीनी दावा करते हैं कि हम इसको मिला के रहेंगे, बार बार कहते हैं। अभी जैसे डेंग शाओपिंग ने भी कहा, कॉमरेड माओ से तुंग ने भी कहा, अब शी जिनपिंग है वहाँ के सरबरा, सबसे बड़े लीडर शी जिनपिंग है, वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तो ताइवान तो हमारा ही है और हम एक न एक दिन से लेके रहेंगे। ये तो हमारा प्रॉमिस है। ये तो ज़बरदस्ती षड्यंत्रकारियों ने, साम्राज्यवादियों ने, अमेरिकन साम्राज्यवादियों ने, ख़ासतौर से उनकी जो भाषा है, उन्होंने हमसे विलग कर दिया। उस वक्त हमारे पास शक्ति नहीं थी, हमारे पास नेवल पावर भी नहीं थी कि हम इसको जीत लेते, और अमेरिकन बेड़े तैनात हो गए, नेवल शिप्स। ये चीनी कम्युनिस्टों का दावा है। अब ये दावा कब तक कैसे प्रारूप लेगा? अभी तो उनके फाइटर जेट्स आते हैं, उनकी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं ताइवान, और उसका कोई मुकाबला भी नहीं है सैन्य शक्ति में। मेरा विकट सैन्य शक्ति जो है, समझिए कि इनके पास है, चीनियों के पास कम से कम 20 गुना फौज है। इनकी जो आधिकारिक फौज जो बताई जाती है तकरीबन 50 लाख बताई जाती है कुल मिलाकर, भले ही वो उसको छुपाते हैं उस संख्या को। हर नौजवान मिलिट्री ट्रेनिंग लेता है, और ताइवान छोटा सा 2 करोड़ 50 लाख का मुल्क, कितनी सेना है? 1 लाख फौज भी नहीं है उसके पास, तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आज ज़माना कोई सैन्य शक्ति में जवानों का नहीं है, सोल्जर्स का नहीं है, आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और जैसे मैंने बताया, ताइवान इट्स ए हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री। आज चीन का व्यापार भी बहुत सारा ताइवान पे टिका है। सेमीकंडक्टर चिप सारी दुनिया चीन से, ताइवान से लेती है, जिसे पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है। चाइना का नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों अपने को चीन कहते हैं। लेकिन अब ताइवानी ये दावा नहीं करते। चांग काई शेक के वक्त करते थे। 1975 में डिक्टेटर चांग काई शेक की मौत हो गई, जिसको कम्युनिस्टों ने पराजित किया था 1949 में, जो भाग खड़ा हुआ था।
हमने लाखों लोगों के साथ चीन की मुख्य भूमि से पूरी फौज ले आया था यहाँ पर, अपनी पराजित फौज। तब तक वो कहते थे नहीं, पूरे चीन को हम जीतेंगे। कैसे नहीं जीतेंगे, दुनिया हमारे साथ है, हम लोग तो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, सारी दुनिया हमें चीन मानती है। लेकिन अब हालत ये है कि सिर्फ 15 देश पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देते हैं, सिर्फ 15 देश, सिर्फ 15 मुल्क दुनिया के। बाकी जितने भी मुल्क हैं दुनिया के, करीब करीब 200 मुल्क हैं दुनिया विश्व पटल पर, वो अधिकतर 190 से अधिक चीन को मुख्य चीन मानते हैं और उसको रिकॉग्निशन देते हैं। क्योंकि चीन तो पहले ही जो संबंध स्थापित करता है कूटनीति, तो वो कहता है पहले ताइवान से तोड़ो संबंध अपने कूटनीतिक, तो कूटनीतिक संबंध तो तोड़ने पड़ते हैं। जो चीन के साथ संबंध बनाएगा, चीन दुनिया की महाशक्ति है आज, अमेरिका से टक्कर दे रहा। अब सोवियत यूनियन तो कोल्ड वार के बाद अब खत्म हो गई, 90 में जब सोवियत यूनियन का पराभव हो गया, उसके 15 टुकड़े हो गए, तो सोवियत यूनियन तो महाशक्ति रही नहीं। अब महाशक्ति बनने का फिर रूस प्रयास कर रहा है, निरंतर प्रयासरत है। अभी यूक्रेन पर जो उसने आक्रमण किया है, वो यही सिद्ध करने के लिए गया कि देखो सारे नाटो कंट्रीज मिलकर यूक्रेन को नहीं बचा सकते, मैं नष्ट कर दूंगा यूक्रेन को। यही तो अहंकार है पुतिन का। चीन उसके साथ खड़ा है, बहुत सारे देश खड़े हैं यूक्रेन के साथ दुनिया के, लेकिन क्या मदद कर पा रहे हैं यूक्रेन की? सिर्फ हथियार दे पा रहे हैं। यूक्रेन तो पूरा नष्ट हो गया। सीरिया में भी पुतिन ने सिद्ध करने की कोशिश की कि हम लोग अब महाशक्ति बन रहे हैं, फिर ताकत आ रही है हमारे हथियारों में, तो उनका कोई जवाब नहीं है। जो आर्म्स एम्यूनिशन की टेक्नोलॉजी आज भी बहुत एडवांस है उनके पास। आबादी भी उनकी करीब 15 करोड़ है इस वक्त भी। रूस की आबादी पहले अधिक थी, 10 करोड़ लोग उनसे अलग हो गए, 15 देश अलग हो गए। लेकिन ये सीधी बात है, सब मानते हैं इस बात को कि आज 2 महाशक्तियां धरती पर विद्यमान हैं, सीधे सीधे। एक है अमेरिका जो सबसे बड़ी शक्ति है, उसके बाद दूसरी शक्ति जो है चीन है। तो अब 2 महाशक्तियां ताइवान पर भिड़ सकती हैं अगर चीनियों ने यह आक्रामक रुख जारी रखा इसी तरह का, जैसा कि उन्होंने अभी दिखाया। पोल्ची के जो नैन्सी आई वहां पर, तो उस वक्त चीनियों ने बड़ा आक्रामक रुख दिखलाया, बड़ा जोरदार रुख दिखलाया। साइबर जेट्स उनके जो थे, फाइटर जेट्स, वो निरंतर सीमा का उल्लंघन करते रहे। वो लोग मिसाइलें दागते रहे समुद्र के अंदर, लेकिन नैन्सी नहीं डरी। बड़ी बेधड़क होकर उसने ताइवान की यात्रा की, और वो तेवर डेमोक्रेटिक पार्टी के दिखाए जो कभी ट्रंप दिखा रहे थे चीन के विरुद्ध तेवर, ट्रेड वॉर में ताइवान के पक्ष में भी दिखा रहे थे। वही तेवर अब जो है डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रदर्शित किए। इसका मतलब विदेश नीति के प्रश्न पर अमेरिका की सब पार्टियां एक हैं। ताइवान की हिफाजत के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और इधर चीनी भी ताइवान को हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे विद्यार्थियों को ये सोचना पड़ेगा, ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि एशिया में विश्व युद्ध का कारण एशिया बन जाए अब की बार। पिछली बार तो यूरोप में हुआ दोनों विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज बीन फॉट इन यूरोप, बट दिस टाइम World War III, the battlefield can be Asia. Taiwan may be a center of that battlefield, Third World War. क्योंकि 2 महाशक्तियां यहाँ आमने सामने हैं और दोनों के दांव ताइवान पर लगे हैं, छोटे से ताइवान पर, जिसकी आबादी सिर्फ 2 करोड़ 50 लाख है, जिसकी सैन्य शक्ति भी नगण्य है चीन के मुकाबले में। अमेरिका ही उसके साथ खड़ा हो तभी बचेगा वो, अगर चीनी हमला हो जाता है। नहीं तो यूक्रेन की तरह वो भी तबाह हो जाएगा अगर ये दूर से ही अपना तमाशा देखते रहे यूरोप के नाटो कंट्रीज, अमेरिका, तो क्या होगा? तबाह हो जाएगा। चीन अल्टीमेटली आधिपत्य कर लेगा। क्या करेगा? कैसे मुकाबला करेगा? कब तक मुकाबला करेगा? खाली जो है टेक्नोलॉजी के बल पर। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैन पावर से बड़ी चीज़ नहीं है। अल्टीमेटली सुपर तो मैन पावर ही है जो टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। तो इस तरह से ये जो हमारा विषय, जहाँ इतना खूबसूरत देश है, आप जाएँ, 80% लोग शहरों में रहते हैं, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जैसे मैंने बताया आपको। 20% लोग रूरल बैकग्राउंड के हैं जो गाँव में रहते हैं, लेकिन हाईली टेक्नोलॉजिकल खेती करते हैं। सिर्फ 22% ज़मीन एग्रीकल्चर है, लेकिन वो इतना अन्न पैदा करते हैं, इतने सरसब्ज हैं वो लोग कि वहाँ पर जो है वो पूरी तरह से जो है वो
आत्मनिर्भर है, खेती में भी, औद्योगिक क्षेत्र में तो है ही, खासतौर से कृषि क्षेत्र में भी ताइवान आत्मनिर्भर देश है, पूरी तरह आत्मनिर्भर है। कहीं तक कुछ इम्पोर्ट नहीं करता, वो खाने का सामान सब पैदा करता है 22% धरती में। तो इस तरह ताइवान बेसबॉल बहुत बढ़िया खेलता है, दुनिया में बहुत हाई ग्रेड टीम है वहाँ की, अमेरिका की टक्कर की टीम है बेसबॉल पर। और इस तरह से वहाँ जो है सफ़ेद रंग को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, वहाँ सफ़ेद रंग गम का रंग है। दुनिया में सफ़ेद रंग अमन का, चैन का, मोहब्बत का रंग है, लेकिन ताइवान जाएं तो आप देखेंगे कि सफ़ेद रंग लोग पहनते नहीं, सिर्फ गम में पहनते हैं। जब कोई कोई गमी होती है तो सुर्ख रंग उन्हें बहुत पसंद है, गहरा लाल रंग। खुशी के मौके पर वो गहरा लाल रंग बहुत पसंद करते हैं। और वो एक बड़ा दर्शनीय देश है, बड़े सुंदर सुंदर वहाँ के छोटे द्वीप भी उसके पास हैं, वो भी बड़े सुंदर हैं। ताइवान की तरह कुछ छोटे छोटे द्वीप भी हैं उनके पास। और बेहद बेहद मेहमान नवाज लोग हैं, बेहद मेहमान नवाज लोग, खुश दिल लोग हैं। थोड़े से अब वो कहते हैं हमें चीन से कोई मतलब नहीं है, हमको अलग रहने दो, हमें जीने दो। हांगकांग को देख लिया हमने, हांगकांग का हाल। इन्होंने वादा किया था कि साहब जो है हांगकांग के अंदर वो सिस्टम बरकरार रहेगा, लेकिन आज चीनियों ने हांगकांग को एक तरह से अपने ही आधिपत्य में लेकर छोड़ना पड़ा, हालांकि इंग्लैंड को, लेकिन उन्होंने उसको भी तबाह कर दिया है। चीनी थोपते हैं, चीनी क्योंकि वन मैन डिक्टेटरशिप, वन पार्टी डिक्टेटरशिप है चीन के अंदर, और वो विविधता को स्वीकार नहीं करते। डेमोक्रेसी हो तो विविधता को स्वीकार करें। जब डेमोक्रेसी नहीं है जिस मुल्क में, तो वहां तो विचार वैषम्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो ताइवान एक सरसब्ज इलाका है, एक बेहद बेहद प्रगतिशील इलाका है, बहुत प्रगतिशील लोग वहाँ के हैं, और बहुत ही शानदार उनका व्यक्तित्व है। बहुत, जैसे मैंने बताया, वो प्राचीन सभ्यता के लोग हैं, अति प्राचीन सभ्यता के लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, ताओइज्म को मानते हैं, मोहब्बत के साथ एक देश में रहते हैं, और हाईली डेमोक्रेटिक है। अब चांग काई शेक की पार्टी वहाँ शक्तिशाली नहीं है इतनी, हालांकि बहुत लंबे वक्त तक उसने वहाँ पर रूल किया, वन पार्टी रूल रहा वहाँ भी बहुत लंबे वक्त तक, 1975 तक। इसके बाद 1981 के बाद वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ, और वो बुरा तरह से वहाँ सरसब्ज है, पूरी तरह से फला फूल रहा है। और यही है छोटी सी कहानी जो हमने अपने विद्यार्थियों के लिए बताई। हालांकि ताइवान का पर बात की जाए तो घंटों बात की जा सकती है, इतना विशद, इतना शानदार देश है वो, इतने शानदार वहाँ पर लोग हैं जिनके बारे में हम लोग आपको बहुत लंबा, बहुत वक्त तक बता सकते हैं, लेकिन अभी आज इतना ही। फिर कभी बातचीत होगी, तब फिर ताइवान पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे विद्यार्थी फिलहाल इस ताइवान को चीन, अमेरिका और ताइवान, ये ट्राइंगल है, इसके संदर्भ में समझें, डिप्लोमेटिकली समझें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।